नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पूर्व मध्यकाल यानी 800 से 1200 ईस्वी की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और धर्म को आसान और छोटे रूप में। पूर्व मध्यकाल एक ऐसा काल था जहां भव्य वास्तुकला और समृद्ध साहित्य की नींव भीषण सामाजिक असमानता और वैज्ञानिक ठहराव पर टिकी थी। पूर्व मध्यकाल में सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि राजा का किसानों से सीधा संबंध कमजोर हो गया। पहले किसान लगान सीधे राजा को देते थे, लेकिन अब राजा ने अपने अधिकारियों, ब्राह्मणों और स्थानीय सरदारों को गांव का लगान वसूलने का अधिकार देना शुरू कर दिया। बदले में ये लोग राजा की सेवा करते थे। इन्हें सामंत, राय, ठाकुर आदि कहा जाने लगा। धीरे धीरे इन सामंतों ने केवल लगान ही नहीं बल्कि जमीन पर भी अपना अधिकार मानना शुरू कर दिया। अब किसान सीधे राजा के नहीं बल्कि सामंतों के अधीन हो गए। राजा और किसान के बीच कई बिचौलिए आ गए। इस व्यवस्था के बड़े परिणाम हुए। पहला, राजा कमजोर हो गया क्योंकि लगान का बड़ा हिस्सा सामंतों के पास चला जाता था। दूसरा, राजा के पास बड़ी सेना रखने के लिए पर्याप्त धन नहीं बचता था। तीसरा, सामंत अक्सर आपस में लड़ते रहते थे, जिससे धन और शक्ति दोनों नष्ट होती थी। चौथा, कई सामंत इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। जैसे राष्ट्रकूट, जो आरंभ में चालुक्यों के सामंत थे, स्वतंत्र हो गए। इसका सबसे बुरा असर किसानों पर पड़ा। उन्हें लगान देना पड़ता था, बेगार करनी पड़ती थी और कई अतिरिक्त कर भी देने पड़ते थे। राजा उनकी मदद भी नहीं कर पाता था क्योंकि सामंत बहुत शक्तिशाली हो चुके थे। इस प्रकार पूर्व मध्यकाल की राजनीतिक व्यवस्था में राजा कमजोर, सामंत शक्तिशाली और किसान सबसे अधिक पीड़ित बन गया। इस काल में राजा पहले की तरह शक्तिशाली नहीं रहे, लेकिन उनकी शान शौकत कम नहीं हुई। वे महलों, मंदिरों, आभूषणों और दरबार की भव्यता पर खूब धन खर्च करते थे। सामंत भी राजा की इसी जीवन शैली की नकल करते थे। समाज में ब्राह्मणों की स्थिति बहुत मजबूत थी। उन्हें भूमि अनुदान मिलते थे, जिनसे वे बिना खेती किए लगान पाते थे। बदले में वे पूजा पाठ, शिक्षा और राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ लिखते थे। इसलिए वे धनवान और प्रभावशाली बन गए। शहरों में व्यापार और उद्योग चलते रहे। भारत का व्यापार अरब, मध्य एशिया, अफ्रीका और एशिया के अन्य देशों से होता था। भारत से केसर, रेशम, कपास, ऊनी वस्त्रों, मसाले, चंदन और रत्न भेजे जाते थे, यानी निर्यात किए जाते थे, जबकि घोड़े, खजूर और कुछ विलास की वस्तुएं बाहर से आयात की जाती थी। लेकिन किसानों और शूद्रों का जीवन बहुत कठिन था। वे सबसे अधिक मेहनत करते थे, फिर भी सबसे गरीब थे। उन पर ऊंचे कर, बेगार और सामाजिक भेदभाव का बोझ था। समाज में अछूत वर्ग की स्थिति और भी दयनीय थी। शिक्षा का केंद्र मंदिर और मठ थे। ऊंची जातियों के बच्चों को संस्कृत, गणित और धर्म की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे, लेकिन इस काल में विज्ञान और नई खोजों की गति धीमी पड़ गई। लोग नए ज्ञान की जगह पुराने ज्ञान को दोहराने लगे। ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में आर्यभट्ट द्वारा की गई खोजों का प्रयोग सूर्य, पृथ्वी और ब्रह्मांड के संबंध में नवीन खोजों के लिए नहीं, बल्कि फलित ज्योतिष के अज्ञान और अंधविश्वास से पूर्ण विचारों से जोड़ दिया गया था। भारत का आयुर्वेद का ज्ञान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध था, परंतु इस विषय के ज्ञान की वृद्धि भी रुक गई थी, क्योंकि यह कहा जाने लगा कि जो कोई मृतक शरीर को स्पर्श करेगा वह जाति से बाहर हो जाएगा। अब भी ज्ञान और साहित्य की भाषा संस्कृत थी। इस काल की सबसे अधिक लोकप्रिय पुस्तक कथा सरित सागर थी। यह एक कहानी संग्रह है। राजाओं के जीवन चरित्र भी लिखे जाते थे। बिल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित की रचना की। कल्हड़ ने राजतरंगिणी नामक कश्मीर का संसार का प्रसिद्ध इतिहास 12वीं शताब्दी में लिखा। उत्तर भारत में कृष्ण की उपासना का प्रचार बढ़ा और राधा और कृष्ण की प्रेम कथा बड़ी लोकप्रिय हो गई। इस कथा के आधार पर बहुत सी कविताएं लिखी गई। जयदेव का गीत गोविंद उनमें से एक है। साधारण जन अपभ्रंश भाषाओं का व्यवहार करते थे। पश्चिमी भारत में गुजराती और मराठी के आरंभिक रूप और पूर्वी भारत में बंगला के आरंभिक रूप का बोलचाल में व्यवहार होता था। धर्म के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ।
भक्ति संतों ने लोक भाषाओं में उपदेश दिए, जिससे धर्म आम लोगों तक पहुंचा। इसी समय कृष्ण भक्ति और राम भक्ति का प्रचार बढ़ा। बौद्ध धर्म धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। कला और वास्तुकला में यह युग बहुत समृद्ध था। उड़ीसा के पुरी और भुवनेश्वर के मंदिर तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध व प्रभाव उत्पादक मंदिर है। चंदेल राजाओं ने मध्य भारत में खजुराहों के मंदिर बनवाए। राजस्थान में आबू पर्वत पर बने सफेद संगमरमर के जैन मंदिरों का एक समूह है। हिंदुओं के लगभग सभी मंदिरों में विष्णु और शिव की मूर्तियां थीं। पाल वंश के राजा के मंदिरों में कांसे की अथवा स्थानीय काले पत्थर की बनी देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां सुशोभित थीं। पश्चिम भारत के जैन भिक्षुओं और पूर्वी भारत तथा नेपाल के बौद्ध भिक्षुओं को अपनी हस्तलिखित पुस्तकों को सचित्र बनाने का बड़ा शौक था। पुस्तक के ताड़पत्र के बने पृष्ठों पर वे लघु चित्र बनाते थे, जिसमें वे उस पृष्ठ में लिखे हुए विषय और दृश्यों का चित्रण करते थे। संक्षेप में, पूर्व मध्यकाल में राजा वैभवशाली, ब्राह्मण प्रभावशाली, व्यापारी समृद्ध, लेकिन किसान सबसे अधिक पीड़ित थे। फिर भी यह काल भारतीय भाषा, भक्ति, कला और संस्कृति के विकास का महत्वपूर्ण युग था। धन्यवाद।